नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि वीडियो से हमें कुछ लाभ मिल रहा है, तो साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स अच्छी थी। बता दें एक जानकारी कि अभी एक नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है डीएस एकेडमी का। नंबर 9306899173 है। इसमें इसका जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, ये आपके डीएस एकेडमी का जो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको मिल जाएगा, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लिंक पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है फिर आपको ज्वाइन कर जोड़ने में, और जोड़ने में समय इसलिए लगता है क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव भी रहता है, कुछ और भी कार्य रहते हैं। तो ये है आपके व्हाट्सएप ग्रुप की बात रही। इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमने कल बोला था कि आपको एमसीक्यू में कराएं या फिर आदिकाल की, क्षमा कीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की मैराथन कराएं। तो सुविधाएं आपको दोनों ही दी जाएंगी। एमसीक्यू भी आपके लिए लाया जाएगा और जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो अब तक हमने पढ़ाया था उसकी भी मैराथन क्लास लाई जाएगी। उसमें ये रहेगा कि जो मैराथन क्लास रहेगी वो व्हाइट बोर्ड पर नहीं रहेगी। वो जो क्लास रहेगी वो रिकॉर्डेड और हैंड राइटिंग, मतलब जो हमने लिखा है उस पर रहेगी। जैसे आप पुरानी वीडियो में भी हमारे जाके देखेंगे तो जैसे हमने गोदान पढ़ाया था, परीक्षा गुरु देवरानी जेठानी की कहानी, जो कुछ किताबें पढ़ाई थी, कुछ कहानियां पढ़ाई थी, नेट के पाठ्यक्रम में शामिल थी शुरू में। तो उस तरह हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पूरा कवर करेंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से रहेंगी वो क्लासेस, और पूरी ही एक बार में कवर होगी। जो भी 1-1.5-2 घंटा जो भी आपको लगेगा, 3 घंटा, लेकिन मैराथन रहेगी, उसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपका कवर हो जाएगा जितना भी होगा। साथ में एमसीक्यू जो आपकी रहेगी वो भी रिकॉर्डेड ही रहेगी, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, और कोशिश रहेगी अगर प्रश्न ज्यादा बनेंगे तो वो 2 भी हो जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो एमसीक्यू की क्लास रहेगी। ये थी आपकी सूचनाएं। आप देखेंगे आज हम शुभारंभ कर रहे हैं अपनी मतलब जो हमारा दूसरा चरण है। अभी तक हमने जाना था हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इससे पहली वीडियोस में वो हम पूर्ण कर चुके। इसके बाद में हम बढ़ रहे हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है आदिकाल। आदि यानी कि जहां से कोई भी चीज शुरू होती है। जैसे कि हम कहें कि अभी आदि है, यानी कि अभी जब हम शुरू करते हैं या किसी भी चीज को जब हम एक तरीके से कहते हैं ना कि हम इस बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पहली कक्षा में जा रहा है, शिशु क्लास है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आदिकाल होती है। यानी कि जहां से किसी चीज को शुरू किया जाता है। वो जो इतिहास था वो दूसरा था। अब यहां से काल विभाजन जो इतिहासकारों ने किया था, तो इसमें जो पहला काल विभाजन है वो आदिकाल है। अनेक इतिहासकारों ने अपने अनुसार, जैसा उनको लगा कि इसको आदिकाल नहीं कहा जाना चाहिए, इसको वीर गाथा काल कहा जाना चाहिए, इसको वीर काल कहा जाना चाहिए, इसको अपभ्रंश काल कहा जाना चाहिए, इस तरीके से समालोचकों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए थे। वो भी जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या थी मत को देने की। तो चलते हैं आदिकाल, हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल में प्रवेश करते हैं आज। और यहां से आपकी अब अच्छी खासी जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा था वहां से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं किसी भी परीक्षा में, कभी कभी 2 ही प्रश्न भी मिल जाते हैं, लेकिन यहां से आपके प्रश्नों की भरमार शुरू हो जाती है। आपकी एक एक लाइन से प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान से आप चलिएगा। चलते हैं आदिकाल पे। पहले बात कर लेते हैं आदिकाल के समय की। आदिकाल का समय किसने क्या माना था। वैसे हम इन तथ्यों को पढ़ तो चुके ही हैं, एक बार हमें फिर से पढ़ना है। अब आप जब नोट्स बना रहे हैं उसमें आप डालिएगा आदिकाल, और नोट्स बनाते हुए भी चीजों को, आप पेजों को छोड़ते हुए चलिएगा। एक दिन वीडियो लेके आएंगे आप नोट्स कैसे बनाएं, किन किताबों का आप अध्ययन करें, और जल्दी ही इन सब चीजों से हम रूबरू कराएंगे आपको।
अभी आप जैसे जैसे हम चल रहे हैं, जैसे जैसे चला रहे हैं, वैसे वैसे आप चलिए। कहते हैं कि जब किसी को चलना सिखाना होता है तो उंगली पकड़ के जब चलना सिखाते हैं, फिर दौड़ना आप खुद सीख जाओगे। जैसे हम पढ़ना आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए, तो आप ऑटोमेटिकली आप दौड़ जाओगे। फिर चलिए चलते हैं आदिकाल का समय। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सबसे प्रामाणिक समय या सबसे प्रामाणिक जो तथ्य माने जाते हैं, आपकी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न गलत हो रहा है, आपने शुक्ल जी के इतिहास में वो प्रश्न पढ़ा है या उस तथ्य को पढ़ा है, तो आप शुक्ल जी के और डॉक्टर नगेंद्र जी का इतिहास, बच्चन सिंह के दोनों इतिहास, जो बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास और आधुनिक इतिहास है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, इनसे आप रीड डाल सकते हो, अपने क्वेश्चन को एफ लगवा सकते हो या अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हो, सही प्रामाणिक आप दे सकते हो, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ये मूल पुस्तकें हैं और यही प्रामाणिक मानी जाती हैं। हमारा जो संकलन रहेगा आगे, अब आदिकाल हमारा शुरू हो रहा है, तो यहीं से संकलन हम लोगों का रहेगा, तथ्यात्मक जो भी चीजें रहेंगी। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय माना है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी का समय माना है। अगर ईस्वी की बात करें तो आपका 993 ईस्वी से 1813 ईस्वी है। बात करते हैं अगर विक्रम संवत की, क्योंकि शुक्ल जी ने जो अपने इतिहास को डिवाइड किया है विक्रम संवत में किया है। विक्रम संवत में जो समय है 1050 से 1375, यानी कि 1050 से 1375 विक्रम संवत। एक तथ्य आपके लिए यहां पे फिर से बता दें, देखिए 993 में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, तो ये आ गया आपका 9 5 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल फिर 1 और 9 और 1 10। तो ये हमारा जो बताने का उद्देश्य था वो यही था कि अगर ईस्वी सन दिया हुआ है, इसमें आपको 57 प्लस करने होते हैं, 57 जोड़ने होते हैं, और अगर विक्रम संवत दिया हुआ है तो इसमें से आपको 57 घटाने होते हैं। क्योंकि ये बताने का उद्देश्य यहां पर इतना है, क्योंकि यहां से कई बार क्या होता है कि हमें विक्रम संवत याद रही, सन याद नहीं रही। जैसे आपको सीधा सीधा मान लेते हैं 1050 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल का समय है, आपको ये समय याद रहा। अगर यहीं पर ये समय ना आकर समय आ जाता है ईस्वी वाला, तब आप क्या करेंगे, इसमें से 57 आप घटा देंगे, आपका समय आ जाएगा। क्योंकि कई रचनाओं में जब हम आगे बढ़ेंगे आदिकाल की रचनाओं में या भक्तिकाल रीतिकाल की रचनाओं में, तो वहां पर हमें संवत की जो 57 है इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा आप कि 57 किस में जोड़ते हैं किस में घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं शुक्ल जी के बाद में, शुक्ल जी का ही 993 से 1318 ईस्वी और 1050 से 1375 विक्रम संवत इन्होंने समय माना है। यहीं पर एक तथ्य जहां से प्रश्न बनता है कि राजा मुंज और भोज के समय से लेकर हमीर देव के पीछे तक का जो समय है वो भी आदिकाल का समय माना जाता है। ये भी शुक्ल जी के ही अनुसार है और शुक्ल जी के इतिहास में हुबहू ये लिखा हुआ, यहां से प्रश्न बना है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी का समय देखते हैं, आदिकाल का समय क्या माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है, यानी कि 7वीं शती से 14वीं शती के मध्य तक। एक तथ्य यहां पे फिर से आपका क्लियर कर देते हैं। अब यहां पर बात थी आपकी 14वीं शती, 14वीं शती से 7वीं शती से 14वीं शती के मध्य तक। मध्य तक की जब बात आएगी तो मध्य तक में बहुत ज्यादा प्रामाणिकता हमें नहीं देनी होती है, लेकिन फिर भी अगर मध्य दिया हुआ है और उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है तो जैसे 1351 जब चला जाएगा तो ये मध्य में चला जाएगा, यानी कि यहां पर 14वीं शती लग जाएगा। और 1300 जब रहेगा तो ये 13वीं शती रहेगा, ये 13वीं रहेगा। यहीं पर अगर 1251 या 52 आ जाता है, यानी कि 50 के ऊपर जब पहुंच जाता है तो ये यहां पर भी 13वीं शती रहेगा। यानी कि जैसे शताब्दी होती है 100 वर्षों की, 100 वर्षों में जब तक आधी वो रहेगी यानी कि 50 तक रहेगी, तो जिस शताब्दी में चल रही है वही रहेगी। जैसे ही 50 से ऊपर वो थोड़ा सा बढ़ेगी 1 या 2 साल, वैसे ही अगली शताब्दी आ जाती है। ये भी एक तथ्य है,
आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे तथ्य हम इसलिए बताते हुए चल रहे हैं कि हम आपकी नींव मजबूत करते हुए चल रहे हैं। उद्देश्य ये है कि अगर आप कल को कहीं साक्षात्कार में अगर बैठते हैं तो ये साधारण से प्रश्न होते हैं और जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो सामने से प्रश्न इस तरह के देते हैं और वहां पर हम निसंदेह रह जाते हैं कि ये प्रश्न तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि शताब्दी कब से शुरू होती है या आधी शताब्दी कब से शुरू होती है। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको हर तरीके से तैयार करना है। चलिए यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी यानी कि 7वीं शती से 14वीं शती के मध्य तक का समय माना था। आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो समय माना है विक्रम संवत 700 से 1400 माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो समय माना है आदिकाल का, विक्रम संवत 750 से 1000 आदिकाल का समय, जहां संधि काल है इनका। अगले हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने जो समय माना है 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल का समय माना है। इसमें बहुत ज्यादा जो प्रारंभ का समय है वो नहीं मायने रखता है। नवीन तथ्यों को देखते हुए आदिकाल की अंतिम सीमा या अंतिम समय किसने क्या माना है, यहां से अब प्रश्न बनने लगे हैं। तो थोड़ा सा आपको अंतिम वाला जो है जैसे 1300 ईस्वी, 1000 विक्रम संवत, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहां तक डाउट क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आदिकाल पर। ये समय है और अगर कुछ समय बच रहा है तो वो एमसीक्यू के माध्यम से करा दिया जाएगा। चलते हैं आदिकाल का नामकरण। नामकरण किसने क्या माना है? पहले तथ्य में बात कर लेते हैं, जो पहले इतिहासकार हैं उन्होंने क्या माना है। जॉर्ज गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। हालांकि पढ़ चुके हैं हम इनको कई बार, लेकिन अब समय के अनुसार है, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, इन्होंने दिया है आपका चारणकाल। चारणकाल या इनकी ही भाषा में कहें इंग्लिश में तो है द बार्डियो दी बार्डियो पीरियड। ये इन्होंने कहा है अपने इतिहास में। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद नहीं, यहां पे क्रम से चल लेते हैं थोड़ा सा। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने दिया है आरंभिक काल। आरंभिक काल। तीसरे नंबर पर देखते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया था। इन्होंने कहा है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। चौथे नंबर पर हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने कहा है आदिकाल। आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद में देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है प्रारंभिक काल। अभी आपको थोड़े थोड़े ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप शायद नहीं भूल पाएंगे इनको। छठे नंबर पर देख लेते हैं रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने
संधि काल और चारण काल, संधि काल व चारण काल, दोनों नामों का प्रयोग किया है। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इन्होंने कहा है वीरकाल। अभी चर्चा करेंगे किस आधार पर किसने कहा है। वीरकाल के बाद में आते हैं आपके 8वें नंबर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीज वपन काल। बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद में बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन जी ने जो माना है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ, और इन्होंने कहा है डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ जी ने अंधकार काल। अंधकार काल। चलिए थोड़ी सी चर्चा इन्हीं पे कर लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार नामकरण किया है आदिकाल का। विवाद तो रहा ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बच्चे का भी नामकरण होता है तो विवाद ही थोड़ा सा हो जाता है। दादी दादा अपने स्तर का नाम रखते हैं, मम्मी पापा अपने स्तर का नाम रखते हैं, नानी नाना अपने स्तर का नाम रखते हैं, तो वही समस्या यहां पर भी सेम नामकरण की है, आदिकाल का नामकरण। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, इन्होंने सीधे सीधे कहा है चारण काल। जब हमने इनका इतिहास इससे पिछली वीडियोस में हमने 2 बार देखा है, तो उसमें देखा था हमने, इन्होंने चारण काल कह दिया है, और इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है दी बारडियो पीरियड। यानी कि चारण से इनका बहुत ज्यादा कोई उद्देश्य या कोई मतलब नहीं रहा था। सीधा सीधा चारण या सामंत जो उस समय की प्रवृत्ति थी आदिकाल में, राजाओं महाराजाओं की जो प्रवृत्ति थी, जो गिरियर्सन जब यहाँ पर आए थे आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद में, और इनको बंगाल में नियुक्त किया गया था, तो उस समय इन्होंने जो प्रवृत्ति देखी उसी के अनुसार इन्होंने जब ये काल विभाजन कर रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे चारण काल कह दिया था, क्योंकि उस समय की प्रवृत्ति ही ऐसी थी। शासन का भी था, और थोड़ा सा मतलब एक तरीके से जो राजाओं की प्रशंसा गाई जा रही थी, और थोड़ा सा जो वीर गाथात्मक चीजें थी उनके अनुसार इन्होंने चारण काल सीधे सीधे कहा है। बहुत ज्यादा इनका उद्देश्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगले नामकरण किया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने जो नामकरण किया है, मिश्र बंधुओं ने नामकरण किया है आरंभिक काल। आरंभ होता है, जैसे आप यहां से ट्रिक को समझिए, पहले आप इसको देखिए, गिरियर्सन जी को चारण काल, यानी कि गिरियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उसको कहते हैं आरंभ करना, आरंभ, प्रारंभ, इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा आप कोट कीजिए चीजों को, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा जब आरंभ होती है तो उस समय प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए मिश्री लाई जाती है, तो आप इस तरीके से लिखिएगा कि मिश्री से आरंभ हुआ है। क्या आदिकाल, आदिकाल किससे आरंभ हुआ है? मिश्री से आरंभ हुआ, यानी कि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। थोड़ी सी ट्रिक है, आप अपने तरीके से जो आपको उचित लगे वो लगाइएगा। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम देने के पीछे शुक्ल जी के कारण है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में 12 पुस्तकों का नामोल्लेख किया है, जिनके माध्यम से इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। थोड़ा सा आगे चल के जब इसका नामकरण पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों का नाम लिया था।
जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियां और कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विशल देव रासो, जयमयंक, जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश। तो इस तरह की किताबों का इन्होंने मतलब इन किताबों के आधार पर 12 किताबें मानी है। उनके आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। आदि से अंत होता है, यानी कि जहां से शुरू होता है उसका अंत भी निश्चित होता है, ऐसा माना जाता है। तो आदि यानी कि यहां से शुरू हुआ है, तो ये नामकरण दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद कहते हैं कि ये संदिग्ध है, पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं है, ये नकारते हैं। आगे हम कथन देंगे कि शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस कथन को कहने के माध्यम से इस कथन को नकारा है। बात करते हैं आगे गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है प्रारंभिक काल। अब गणपति चंद्रगुप्त जी ने प्रारंभिक काल क्यों कहा? जैसे जब भी हम कोई पूजा का अर्चना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी आपके यहाँ फंक्शन हो या कोई भी कार्य, जो भी कोई सांस्कृतिक कार्य होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की स्तुति की जाती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि गणेश जी से प्रारंभ होती है। कोई भी जब पूजा हमारी शुरू होती है तो वो जो प्रारंभ होगी वो गणेश जी की वंदना से ही शुरू होती है। कहते हैं ना कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है और मिश्री से आरंभ किया जाता है और गणेश जी को गणेश जी की गणपति से प्रारंभ होती है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके चलिए चीजों को। बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था आदिकाल को, संधि काल और चारण काल। आपके ध्यान रखेंगे 4 संधि राम की, जो रामकुमार वर्मा है उन्होंने 4 संधि की थी। कब की थी? रावण से जब युद्ध का वार्तालाप चलने वाला था उस समय उन्होंने अनुनय विनय करने का प्रयास किया था, यानी कि संधि प्रस्ताव भेजे थे कि ये युद्ध ना हो तो अच्छा है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा जोड़ के चलिएगा कि 4 संधि राम की, यानी कि चारण काल और संधि काल रामकुमार वर्मा ने दिया है नाम। बात कर लेते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल कहा है और वीरकाल कहने का इनका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का बहुत ज्यादा कोई ठोस पुख्ता कारण नहीं था। सिर्फ रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ पुस्तकों के आधार पर इन्होंने वीरकाल कह दिया आदिकाल को। कई बार क्या है ना, हम इतना विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बन जाता है कि अगर वीरकाल कहा है तो क्यों कहा है, आप सिद्ध कर दीजिए। आप साक्षात्कार में बैठे हुए हैं तब फिर आप चारों तरफ दौड़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। आपको इतना तो पता है कि परीक्षा पास कर ली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल, लेकिन इसके आगे भी तो आपसे प्रश्न बन सकता है क्योंकि आप एक व्याख्याता के रूप में जब साक्षात्कार के लिए आप प्रवेश करते हैं कक्ष में। तब चलते हैं, अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। बीज वपन यानी कि अंकुरन जब किसी चीज का होता है तो उसको आदिकाल कहा जाता है। जैसे हम किसी भी कोई भी फल या किसी का भी जब हम बीज बो देते हैं तो वो अंकुरित होकर आता है, यानी कि बीज हमने रोपा ना, वपन किया, उसको रोपा था पहले हमने मिट्टी में, उसके बाद वो अंकुरित हुआ है। तो यही था आदिकाल, यानी कि यहाँ पे आदिकाल के नाम में, यानी कि यहाँ की जो रचनाएं थी इनमें अंकुरन यानी कि बीज रोपा गया था और फिर वो प्रस्फुटित हुआ आगे जाके भक्ति काल रीति काल में। और आज हम देखते हैं हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास इतना विस्तृत हो गया है और हिंदी इतनी विस्तृत हो गई है कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये बीज वपन जो काल है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज रोपा था। आप ध्यान रखिएगा कि आदिकाल का बीज किसने रोपा था या किसने बोया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल कहने के पीछे बहुत ज्यादा जो इनका बहुत ज्यादा तर्क भी नहीं था, लेकिन जो तर्क था वो पुख्ता था। सिद्ध और सामंत, सिद्ध यानी कि जो 84 सिद्ध थे, इन्होंने सिद्धों पे काम ज्यादा किया है क्योंकि घुमक्कड़ त्रय में आप इनको देखते हैं, पहले नंबर पर आते हैं आपके राहुल सांकृत्यायन जी। मेरी तिब्बत यात्रा, चीन यात्रा, हर जगह की इन्होंने यात्रा की थी और यात्राओं में इन्होंने सिद्धों पे काम ज्यादा किया था और इसीलिए इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध काल सिद्धों के अनुसार किया है कहा है, लेकिन सामंत यानी कि सिद्धों को जो मार्ग प्रशस्त कराने वाले होते हैं उनको सामंत कहा है इन्होंने। जो रचना की प्रवृत्ति को एक तरीके से मार्गदर्शन करने वाले जो होते हैं उनको सामंत कहा है। और ये मत भी सही नहीं ठहरता है, जो राहुल सांकृत्यायन जी का मत है ये भी सही नहीं ठहरता है। क्यों सही नहीं ठहरता है? कारण ये है कि इसमें भी इन्होंने सिद्धों को लिया है, जबकि नाथ हैं, बौद्ध हैं,
बाकी भी आदिकाल में था, तो इन्होंने सबको नकार दिया, इन्होंने सिद्ध सामंत को रखा है, इसीलिए यह भी प्रामाणिक नहीं माना जाता। बात करते हैं आगे डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ जी की। डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ जी ने अंधकार काल कहा है। अंधकार काल कहने का उनके पीछे जो इन अंधकार काल कहने का जो तर्क है कमल कुल श्रेष्ठ जी का, उनका उद्देश्य इतना ही है क्योंकि जो राजा जो थे वो एक मतलब एक कहीं कि एक देश विशेष के नहीं थे, एक क्षेत्र विशेष के हो जाते थे, क्षेत्रीय राजा हो जाते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि 150 गांव के मिलके एक राजा हो गए, पता चला विसल देव हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए। तो इस तरह का उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता का अभाव था, बहुत चीजों का अभाव था इस समय में। तो इन्हीं तथ्यों को लेके कमल कुल श्रेष्ठ जी ने अंधकार काल कहा है। उनका कहना था कि विश्व पटल पर या सार्वभौमिक रूप पर जो इनकी दृष्टि है राजाओं की, वो दृष्टि नहीं है, ना ही वो दृष्टि राजाओं की है, ना ही वो दृष्टि कवियों की है। आप परमाल रासो देखेंगे, आला उधल की कहानी देखेंगे, तो उसमें भी क्या है कि मारकाट है, लेकिन वो सिर्फ एक क्षेत्रीय विशेष के हैं और दूसरे क्षेत्र से उनको कोई मतलब भी नहीं होता था। उनको बस जो उनका एक सीमित क्षेत्र होता था उसी से इनको मतलब होता था। तो इसी के आधार पर कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है आदिकाल को। तो ये था, अब इसके आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने साइड होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपको तथ्य यहां मिलेंगे और मेरा उद्देश्य इतना रहता है कि आप जब क्लास लें तो आपको दोबारा से क्लास ना देखनी पड़े, आपको तथ्य वहीं पर आपकी स्मृति में फिट हो जाएं। इसीलिए मैं एक तथ्य को कई बार बोलती हूं, कहते हैं ना कि थोड़ा पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। आगे बात करते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे बात करेंगे हम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह और आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इन्होंने कहा है अपभ्रंश काल। इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है। बात करते हैं आगे डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम खिलावन डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, हरीश चंद्र वर्मा, हरीश चंद्र वर्मा, और इन्होंने जो नाम दिया है, इन्होंने नाम दिया है संक्रमण काल। सब चीज इन्होंने इसी में ला दी, संक्रमण काल। सबने रिसर्च लग रहा आदिकाल पे किया है बैठ के। अगले देखते हैं डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी और आपकी डॉक्टर सुमन राजे, मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन्होंने जो नाम दिया है आधार काल दिया है, आधार काल। इसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर वासुदेव सिंह की। डॉक्टर वासुदेव सिंह, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा है उद्भव काल। उद्भव काल। इसके बाद में बात करते हैं रामप्रसाद मिश्र जी की। रामप्रसाद मिश्र जी, और इन्होंने कहा है संक्रांति काल। संक्रांति काल।
इसके बाद में बात कर लेते हैं शैलेश जैदी जी की। शैलेश जैदी जी, और इन्होंने कहा है आविर्भाव काल। आविर्भाव काल, यह था आपके कालों का जो नामकरण था। देखते हैं क्यों कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने आदिकाल का जो नामकरण किया है वो किया है आपका अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल एक भाषा के उद्देश्य से इन्होंने अपभ्रंश काल किया है, क्योंकि इस समय की जो भाषा थी, आदिकाल की जो भाषा थी, वो अपभ्रंश थी। आप परिचित होंगे इससे, नहीं तो आगे जब हम बढ़ेंगे तब परिचय आपका करा ही देंगे, क्योंकि अपभ्रंश जो थी वो आदिकाल की भाषा थी। अपभ्रंश में भी राजस्थान में जो साहित्य लिखा जा रहा था वो दो शैलियों में चल रहा था, एक डिंगल और एक पिंगल। डिंगल में जो लिखा जा रहा था वो गद्य साहित्य लिखा जा रहा था, यानी कि अपभ्रंश प्लस अपभ्रंश के साथ में जब खड़ी बोली मिल जा रही थी तो उसको आप डिंगल शैली कहेंगे। पिंगल में अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा मिल जा रही थी, यानी कि काव्य की भाषा जो थी वो पिंगल थी। कई बार यहां से भी प्रश्न बन जाता है, डिंगल भाषा क्या है, पिंगल भाषा क्या है, या डिंगल में क्या लिखे गए हैं, पिंगल में क्या लिखे गए हैं। तो पिंगल में सीधी सीधी बात है, काव्य लिखे गए हैं, क्योंकि जहां पे ब्रज का मिश्रण हो गया है वहां पे एक लय युक्त काव्य मिलने लगता है। और डिंगल चूंकि कर्कश भाषा थी, और कर्कश भाषा में गद्य ही लिखा जाता है, काव्य नहीं लिखा जाता। तो ये इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है, क्योंकि इस समय की जो चरम पर भाषा थी, आदिकाल में भाषा का क्या था कि अपभ्रंश अपने चरमोत्कर्ष पे थी शुरू से, और अपभ्रंश अपने लुप्त होने वाले स्तर पे थी, और यहां से खड़ी बोली का विकास होने वाला था। आपकी जो हिंदी थी, अपभ्रंश के बाद में हिंदी का विकास भी यहीं से होता है, लेकिन यहां पर जो अधिकता थी आदिकाल में तो अपभ्रंश की थी, और अपभ्रंश की भी दो रूपों में थी, आपकी डिंगल और पिंगल में। तो इसीलिए इस तथ्य को साथ में रखते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह और आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामखिलावन पांडे और हरीश चंद्र वर्मा, डॉक्टर रामखिलावन पांडे और हरीश चंद्र वर्मा जी ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। संक्रमण थोड़ा सा होता है ना, जैसे कि युद्धों वाला जो युद्धों की जो परिस्थितियां इसमें आती हैं उसके आधार पर इन्होंने इसको संक्रमण काल कहा है, या दो चीजों का जब मिश्रण हो जाता है तो वहां पे इन्होंने इस तथ्य को रख के संक्रमण काल कहा है, आपके रामखिलावन पांडे जी ने और हरीश चंद्र वर्मा जी ने। बात करते हैं डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे की। डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे जी ने आधार काल कहा है। आधार क्या होता है? किसी भी जब हम घर को बनाते हैं तो उसकी जो आधार भूमि होती है वो होती है नींव। जैसे कि हम कहें आपका आधार क्या है, आप जब एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना ही आपका आधार या आपका उद्देश्य मात्र नहीं होता है। आपका जो आधार है वो जो सबसे महत्वपूर्ण आपका आधार है वो है आपका पाठ्यक्रम, क्योंकि इसी पर आपकी पूरी परीक्षा क्या, आपकी एक नौकरी निर्भर करती है। तो इसीलिए मोहन अवस्थी जी ने और सुमन राजे जी ने आधार काल कहा है, क्योंकि ये एक तरीके से नींव है। इसके बाद में साहित्य शुरू होगा, भक्ति काल, रीति काल, तो ये जो है एक आधार भूमि है, एक आधार काल है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर वासुदेव सिंह जी की। डॉक्टर वासुदेव सिंह जी ने सीधे सीधे उद्भव काल कह दिया। किसी भी चीज का जब उद्भव होता है, जहां से वो उपजी जाती है, तो यहीं से सारी प्रवृत्तियां उपजती हैं। आप देखेंगे आपको थोड़ा सा कृष्ण काव्य भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे श्रृंगारिकता भी मिलेगी, आपको यहाँ पे वीर रस भी मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत गद्य के नमूने, खड़ी बोली आपको अमीर खुसरो में मिल जाएगी। ठीक है। तो यहां से क्या है कि उद्भव, इस समय से उद्भव होना शुरू होता है साहित्य का। इसीलिए वासुदेव सिंह जी ने उद्भव काल कहा है आदिकाल को। बात करते हैं अगली रामप्रसाद मिश्र जी की। रामप्रसाद मिश्र जी ने संक्रांति काल कहा है। संक्रांति एक तरीके से समधन क्रांति, यानी कि समान रूप से क्रांति, जो एक तरीके से इनका संक्रांति और इनका संक्रमण थोड़ा सा मिलता जुलता ही रूप है।
और ये युद्धों पर ही आधारित है, जो क्षेत्रीय विशेष के युद्ध थे या क्षेत्रीय विशेष की जो चीजें थी राजाओं महाराजाओं की थी, उससे ही ये है। रामप्रसाद मिश्र जी ने संक्रांति काल इसको कहा है। बात करते हैं आगे शैलेश जैदी जी की। तो शैलेश जैदी जी ने आविर्भाव काल कहा है। आविर्भाव, कुछ कुछ तथ्यों का जहां आविर्भाव होता है या अभाव होता है उसको आविर्भाव काल कहते हैं, और ये कहा है शैलेश जैदी जी ने, क्योंकि पूर्ण रूप से यहाँ पे साहित्य किसी एक भाषा में, किसी एक शैली में या किसी एक रूप में निखर के नहीं आया था। जो भी तथ्य थे, जो भी एक तरीके से कहीं आप, जो भी विशेषताएं थी आदिकाल की, वो कहीं ना कहीं फुटकल रूप में थी। कुछ छंद मिल रहे हैं, कुछ अलंकार मिल रहे हैं, पूर्णता किसी में भी नहीं थी, स्पष्टवादिता भी किसी में नहीं थी। ये सब चीजें, इसीलिए इन्होंने आविर्भाव काल कहा है कि तथ्यों का अभाव था, भाषाओं का अभाव था, एक भाषा नहीं थी, और कहें एक विशेष प्रवृत्ति का भी अभाव था। विशल देव रासो श्रृंगारिक रचना है, और पृथ्वीराज रासो बाकी की, और खुमाण रासो ये वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, रासो साहित्य में आएंगी। लौकिक साहित्य था आपका, क्या कहते हैं, सारी चीजें थी, सिद्ध थे, नाथ थे, ये सब थे, लेकिन सबका कहीं ना कहीं कुछ कुछ रूप था, पूर्णता में कुछ भी नहीं था। जैसे आप देखेंगे भक्ति काल में जब हम बात करेंगे, जब पहुंचेंगे, तो भक्ति काल में हम देखते हैं कि राम भक्ति, अगर राम भक्ति काव्य चल रहा है तो उसमें जो अधिकता है बाकी की रहेगी वो नगण्य रहेगी। देखिए वहां पे भी वीर काव्य भी थोड़ा सा मिलेगा, नीति परक काव्य भी मिलेगा, कृष्ण परक भी, जैसे तुलसीदास जी ने ही कुछ रचनाएं कृष्ण परक लिखी हैं, निर्गुण भी मिलेगा आपको, और प्रेमाश्रय काव्य भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन नगण्य मात्रा में मिलेगा। अधिकता जो रहेगी वो राम काव्य की प्रवृत्तियों की ही रहेगी। रचनाएं जो मिलेंगी उस समय पे राम काव्य से संबंधित ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, आदिकाल में हर किसी तथ्य में कुछ ना कुछ उथल पुथल थी, कुछ ज्यादा मात्रा में था तो कुछ कम मात्रा में था, कोई एक समान मात्रा में विशेष एक प्रवृत्ति नहीं थी। तो इसी के यानी कि आविर्भाव था चीजों का, इसीलिए शैलेश जैदी जी ने आदिकाल को आविर्भाव काल कहा। इतना बताने का मतलब यही था कि आपकी यहाँ पे नींव मजबूत होगी। अब जब हम आगे चलेंगे, आदिकाल में प्रवेश करेंगे पूर्ण रूप से रचनाओं में, तब आप एकदम से तथ्यों को समझते चले जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जब आदिकाल की पहली क्लास में जब विभाजन करते, नामकरण करते हुए जब तथ्यों को पकड़ा था, तो ये तथ्य इन रचनाओं में मिल रहे हैं कि शायद इन्हीं रचनाओं के आधार पर आप देखेंगे कि धीरेन्द्र वर्मा जी ने या बच्चन सिंह ने या गुलेरी जी ने अपभ्रंश काल कहा था, मोहन अवस्थी सुमन राजे जी ने आधार काल कहा था। जब आप उन रचनाओं को पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे थोड़ी सी कुछ प्रवृत्ति देख लेते हैं जो नामकरण विशेष की थी। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा और तथ्यात्मक रूप में कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें और आपको एकदम से याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा वीर गाथा काल, जहां से प्रश्न बनने के चांस है हम वहां तक लेते हैं। वीर गाथा काल, ये जो कहा है ये शुक्ल जी ने कहा है, आप परिचित हैं। पर है पुस्तकों के आधार पर, 12 पुस्तकों के आधार पर नामकरण किया गया, के आधार पर नामकरण किया। 12 पुस्तकों में आपकी जो 4 पुस्तकें हैं वो साहित्यिक हैं। 12 पुस्तकों के आधार पर नामकरण किया है, जिनमें 4 पुस्तकें साहित्यिक हैं, साहित्यिक हैं। उनमें देख लेते हैं। पहली है विजयपाल रासो, दूसरी है हम्मीर रासो,
हमीर रासो, तीसरी है कीर्ति लता, और चौथी है आपकी कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, ये हो गई कीर्ति पताका। तथा 8 पुस्तकें, तथा 8 पुस्तकें देश भाषा की हैं, यानी कि जो अपभ्रंश थी उससे संबंधित है, देश भाषा की हैं। इसमें देखते हैं, पहली है खुमान रासो, खुमान रासो। दूसरी है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। तीसरी है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चौथी है परमाल रासो, आलाखंड का जो है ये मूल है, परमाल रासो आलाखंड मूल, आलाखंड मूल। चौथी होगी आपकी। इसके बाद है पृथ्वी पर जय मयंक, जस चंद्रिका, जय मयंक, जस चंद्रिका, जय चंद प्रकाश, जय चंद प्रकाश। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां 7वीं। और 8वीं हो जाएगी विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली। ये इसमें आपकी हैं। अब देखिए वीर गाथा काल, वीर गाथा काल जो शुक्ल जी ने कहा था, शुक्ल जी का आधार जो था वो 12 पुस्तकें थी, जिसमें आपकी जो 4 पुस्तकें थी वो साहित्यिक थी, और जो 8 पुस्तकें थी वो देश भाषा की थी, यानी कि उस समय की जो प्रचलित भाषा थी, लोक भाषा थी, जन भाषा थी, उसमें लिखी हुई थी। अब यहां से जैसे पहले है आपकी 12 पुस्तकों का इन्होंने आधार माना था। कई बार क्या है, यहीं से प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहने के लिए, आदिकाल को वीर गाथा काल कहने के लिए कितनी पुस्तकों का आधार लिया था। तो यहाँ पे आपकी 12 पुस्तकें हैं, आपको ध्यान रहेगा, जिसमें 4 साहित्य की पुस्तकें हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने किसको साहित्यिक पुस्तक नहीं माना है, या किसको देश भाषा के अंतर्गत देश भाषा की पुस्तक नहीं माना है। तो यहां से भी प्रश्न आपको मिलेंगे। जो साहित्यिक पुस्तकें हैं देखते हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इनको शुक्ल जी साहित्यिक पुस्तकें मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब कटाक्ष करते हैं इनके तथ्यों पे आके, तो सीधा सीधा नकार देते हैं। वो क्या कहते हैं कि इनमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि इनको वीर गाथात्मक जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका है, तो वो कहते हैं सीधी सीधी। हालांकि शिव सिंह और कीर्ति सिंह पर विद्यापति जी ने ये किताबें लिखी, ये रचनाएं की हैं, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो नकार देते हैं। इसके बाद में 8 पुस्तकें देख लेते हैं जो देश भाषा की हैं। इसमें है आपकी खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जो आल्हाखंड है उसकी मूल है ये परमाल रासो, जय मयंक, जस चंद्रिका, जय चंद प्रकाश, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, जिसमें कि जो देश भाषा है जैसे कि आपकी लौकिक साहित्य में आ जाती हैं, खुसरो की पहेलियां लौकिक साहित्य में आ जाती हैं। तो इस सब को लेकर शुक्ल जी ने ये कहा था। 8 इसमें देश भाषा की पुस्तकें हैं और 4 इसमें साहित्यिक पुस्तकें हैं या अपभ्रंश में।
बात कर लेते हैं इनकी 4 पुस्तकों की। ये जो पहली 4 पुस्तकें हैं, इनको आप कैसे याद रखेंगे? इनका शुरू का ले लीजिए आप। ये जो 4 वर्ड हैं इनको ले लीजिए और आप जो 4 पुस्तकें हैं उनका लिख लीजिए। वी हकीकी। आप अगर 2 बार याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी कि विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये आपकी चारों पुस्तकें हो गई। बात कर लेते हैं इन 8 पुस्तकों की भी। 8 में कीजिए आप थोड़ा सा, आप इसमें कर लीजिएगा। खुमा 20, पृथ्वी पर जय जय खुश विद्या, जय जय खुश विद्या। तो यहां पर आपकी हो जाएगी खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद प्रकाश, खुशरों की पहेलियां, खुशरों की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। क्योंकि इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीजों को कोट करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हमें आगे पढ़नी है। तो कई बार क्या है, और ये कोट थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको जब ध्यान रहेगा कि ये 4 हैं, अगर आप इनको काट लेंगे, अगर प्रश्न इनसे बना है तो आपको ये याद हो जानी चाहिए, और अगर इनसे प्रश्न बना है तो आप ऑटोमेटिकली ही एक कट कर देंगे, क्योंकि इससे संबंधित यहाँ पे कोई रचना है ही नहीं इस नाम से संबंधित। तो ये था, थोड़ा सा आपको चीजों को कोट करते हुए चलना होगा। कुछ कुछ छोटे छोटे कोड आप बनाइए, और जब 1 से 2 बार जब आप उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये है। अब इसमें भी क्या है, आपकी जो जय मयंक जस चंद्रिका है और जय चंद्र प्रकाश है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नोटिस मात्र कहा है। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपको पता है कि शुक्ल जी के विरोध में थे, कई चीजों का खंडन करते हैं, प्रामाणिक तथ्यों के साथ में खंडन करते हैं। खंडन क्या करते हैं इनके विषय में तो उन्होंने बोल ही दिया है। खुमान रासो, बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो को कहते हैं कि ये श्रृंगारिक काव्य है, ये वीर काव्य कहाँ है जो आप इसको वीर गाथा काल कह रहे हैं इसके आधार पर। तो यहां पे इनका खंडन कर दिया। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मान लेते हैं, तो इसका भी खंडन हो गया, क्योंकि प्रामाणिक है ही नहीं, तो आप इसको कैसे वीरगाथा काव्य के अंतर्गत रख सकते हैं, वीरगाथा काल के अंतर्गत। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने फिर खंडन किया। परमाल रासो था आलाखंड का, तो ये कहते हैं कि ये एक जो आला और उदल है उनकी कथा से, तो इसको भी प्रामाणिकता बहुत ज्यादा है, वो शुक्ल जी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं देते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, इन दोनों रचनाओं को आप नोट कीजिएगा। ये जो दोनों रचनाएं हैं, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी कि हम शॉर्ट में लिख देते हैं एचपीडी जी ने नोटिस मात्र कहा है। नोटिस मात्र कहा है। देखिए आने वाले उसमें प्रश्न बन भी सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किन 2 रचनाओं को नोटिस मात्र कहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है। और खुशरों की पहेलियां लौकिक साहित्य के अंतर्गत हैं, और विद्यापति की पदावली ये भी श्रृंगारिक रूप में है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी अगर मत माने तो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आंख मूंद के ही सारी चीजों को एक साथ नहीं रख सकते, जबकि शुक्ल जी प्रामाणिकता के साथ में कह रहे हैं कि मैंने इन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीसल देव रासो श्रृंगारिक काव्य है, ये लौकिक साहित्य है, दोनों आपकी खुशरों की पहेलियां। पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्ध प्रामाणिक मान लेते हैं, और जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सीधे सीधे नोटिस मात्र कह के अलगाव कर देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और तथ्य देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको तथ्य एकदम से याद हो जाएं। बस आप इतना कीजिए। मुझे देखिए कहीं से कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में, क्योंकि जिसकी तैयारी हो अच्छी हो जाए। चलिए
आगे हम देख लेते हैं आदिकाल के, एक मिनट थोड़ा सा आपको सिद्ध सामंत युग समझा दें। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल, इनके कहने का उद्देश्य था कि सिद्ध सामंत यानी कि सिद्ध और सामंत और सामंत, इन्होंने कहा था कि सिद्ध रचनाकार थे। इन्होंने कहा था कि जो सिद्ध हैं, सिद्ध रचनाकार थे और सामंत, जो सामंत थे वो रचना प्रेरक थे। हम बता भी रहे थे आपको, लेकिन थोड़ा सा लिखवा देते हैं, रचना प्रेरक थे। और कहा जाता है कि यह नामकरण भी ठीक नहीं है, यह नामकरण भी ठीक नहीं है, क्योंकि नाथ हठ योगियों और खुसरो विद्यापति आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान इस युग में था। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी राम कुमार वर्मा जी की। और राम कुमार वर्मा जी ने कहा था संधि काल। संधि काल और संधि काल नामकरण, संधि काल नामकरण भाषा के आधार पर किया गया है, इसमें अपभ्रंश का अंतिम छोर तथा हिंदी का प्रारंभ था। यानी कि यहां पर जो सिद्ध सामंत काल कहा गया है, तो सिद्ध सामंत जो कहा है, सिद्ध और सामंत, सिद्धों का मतलब है सिद्ध जो थे रचनाकार थे और जो सामंत थे वो रचना करने की प्रेरणा देने वाले थे। इसीलिए सिद्ध सामंत काल जो नामकरण है वो किया गया है। लेकिन ये नामकरण ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर और अन्य प्रवृत्ति वाले रचनाकार और कवि भी थे। जैसे आप देखेंगे नाथ, हठयोगी और खुसरो विद्यापति आदि ने भी बहुत ज्यादा अच्छे साहित्य इसमें दिया है। बात कर लेते हैं संधि काल की। संधि काल रामकुमार वर्मा ने जो कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि संधि काल जो नामकरण है वो किस आधार पर किया गया। देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है, जो संधि काल का नामकरण हुआ है वो किस आधार पर किया है। तो ये जो किया है रामकुमार वर्मा जी ने, भाषा के आधार पर किया था। यानी कि दो भाषाओं की जब संधि होती है या मिलन होता है, मिलन जो होता है जहां पर, तो उसको संधि कहते हैं। अब यहाँ पे किसका मिलन हुआ है? दो भाषाओं का। अपभ्रंश का अंतिम छोर था और हिंदी का प्रारंभ था। तो अपभ्रंश और हिंदी का जहां मिलान हुआ, उस आधार पर रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल किया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये था आदिकाल का नामकरण। बात कर लेते हैं आदिकाल का पहला कवि या हिंदी का पहला कवि।
या हिंदी का पहला कवि किसने किसको माना है? देखते हैं। मिश्रबंधु, मिश्रबंधु और शिव सिंह सेंगर। मिश्रबंधु और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने जो पहला कवि माना है पुष्य या पुंड को माना है। पुष्य या पुंड, और इनका समय है 7वीं शती। इसके बाद में बात कर लेते हैं आगे आपके रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो माना है मुंज या भोज को। आपके मुंज या भोज, एक ही विकल्प रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे, दोनों रहेंगे तो दोनों का सही होगा। आगे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन जी ने जो माना है सरहपा। सरहपा सर्वमान्य मत भी है। सरहपा, और इनका जो समय है वो भी 7वीं सदी है, और ये मत सर्वमान्य मत है। आगे बात भी करेंगे क्यों मान्य मत है, सर्वमान्य मत। इसके बाद बात कर लेते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी की। गणपति चंद्र गुप्त, और गणपति चंद्र गुप्त जी ने जो माना है शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी। इसके बाद में बात कर लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और इन्होंने जो माने हैं स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को माना है। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो माने हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान या अद्धमाड़, अपभ्रंश का नाम है इनका अद्धमाड़। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो माने हैं ये अलग ही चले हैं थोड़ा सा। इन्होंने माना है विद्यापति जी को। विद्यापति जी को। तो ये थे पहले कवि। देखते हैं आदिकाल या हिंदी का पहला कवि, क्योंकि आदिकाल से ही शुरू हुआ है, तो आदिकाल या आदिकाल में जो पहले कवि माने गए हैं इस विशेष प्रवृत्ति में, वो किसने किसको माना है। बात कर लें मिश्रबंधु और शिव सिंह सेंगर जी की, तो इन्होंने पुष्य या पुंड जी को हिंदी का पहला कवि या आदिकाल का पहला कवि माना है, जिनका समय 7वीं सदी है। 7वीं सदी। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल जी ने मुंज या भोज को, रामचंद्र शुक्ल जी ने मुंज या भोज को आदिकाल का पहला कवि माना है। इसके बाद बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का या कहें आदिकाल का पहला कवि माना है। इनका समय भी 7वीं सदी है, और ये जो मत है राहुल सांकृत्यायन जी का सर्वमान्य है। यानी कि अगर एक लाइन में ये प्रश्न बनता है कि आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना जाता है, तो सीधा सीधा जब प्रश्न रहेगा तो आपको सरहपा ही देना होगा, क्योंकि सरहपा सर्वमान्य मत है। बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को आदिकाल का पहला कवि या हिंदी का पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को। बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि या आदिकाल का पहला कवि माना है। आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान या अद्धमाड़ को हिंदी का पहला कवि माना है आदिकाल का। बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। यहां नया तथ्य है ये, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल का पहला कवि किसको माना है या हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो ये आपके विद्यापति रहेंगे।
क्योंकि ये तथ्य नया है, यहां से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि सरहपा से भी प्रश्न बन चुके हैं, आपके स्वयंभू से भी प्रश्न बन चुके हैं, शुक्ल जी से तो अनेक बार प्रश्न बन चुके हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल का पहला कवि या हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो यहां से प्रश्न बन चुके हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो तथ्य है थोड़ा सा नवीन है, यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांस है। थोड़ा सा कोड करते हैं चीजों को। मिश्र बंधु या शिव सिंह सेंगर, पुष्य या पुंड, तो ये इन्होंने माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने मुंज या भोज को, मुंज या भोज ये कथन में कई बार आ चुका है, अभी पहले भी हमने लगाया था, लिखाया था कि आदिकाल का जो समय शुक्ल जी ने मुंज या भोज के समय के बाद या उनसे परे माना है, तो वो सीधा सीधा लाइन है तो उसमें दिया हुआ है। राहुल सांकृत्यायन यानी कि सरहपा, आप कोड कर सकते हैं कि राहुल सर यानी कि सरहपा राहुल सर। बात कर लेते हैं गणपति चंद्रगुप्त, शालिभद्र, सूरी। राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान या अर्धमाण को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को। एक तथ्य और बात कर लेते हैं कि सरहपा को क्यों माना गया है, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं सरहपा, सरहपा पहले कवि क्यों, पहले कवि क्यों, इसको देख लेते हैं। पहला तथ्य लेते हैं इसमें कि वर्ण्य विषय एवं चेतना की दृष्टि से, वर्ण्य विषय एवं चेतना की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से इनको माना गया है। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं कि सिद्ध साहित्य ने, सिद्ध साहित्य ने परवर्ती, सिद्ध साहित्य ने परवर्ती साहित्य के विकास, परवर्ती साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार की, कि विकास के लिए आधार भूमि तैयार की। इसके बाद है तीसरे नंबर पे पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से, शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से, ये तीन बिंदु थे जिनके आधार पर आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, या सर्वमान्य मत जो आलोचकों द्वारा दिया गया है वो ये है। सरहपा पहले कवि क्यों माने जाते हैं? पहला तथ्य है कि वर्ण्य विषय एवं चेतना की दृष्टि से जो सरहपा का जो समय है या सरहपा का जो साहित्य जो भी मिला है गौड़ रूप में या जैसे भी है, तो उसमें वर्ण्य विषय एवं चेतना की दृष्टि प्रबल है, जिसके आधार पर इनको पहला कवि माना जाता है। दूसरा है सिद्ध साहित्य ने, जो सिद्ध साहित्य सिद्धों का 84 सिद्ध है, पढ़ेंगे हम, तो उसमें सिद्ध साहित्य ने परवर्ती साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार की थी। यानी कि जो सरहपा है इनका जो साहित्य है या सिद्धों का जो साहित्य है उसमें मतलब उन्होंने ऐसी भूमि तैयार की है या उन्होंने एक पृष्ठभूमि आने वाले जो कवि थे या आने वाली जो और पीढ़ियां थी उनको एक बनी बनाई परिपाटी दे दी थी। तो ये काम किसने किया था? सिद्ध साहित्य ने किया था। सिद्ध जो थे उन्होंने अपने साहित्य में ये काम किया था कि आने वाले जो साहित्यकार थे उनके लिए विकास के लिए आधार भूमि तैयार कर दी थी। तीसरी जो विशेषता है सरहपा को पहला कवि मानने की, शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से, यानी कि इनकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं या उनका जो विकास है उसके आधार पर भी इनको पहला कवि माना जाता है। तो ये था इनके संबंध में। इसके बाद में एक तथ्य और ले लेते हैं की पॉइंट में, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक तथ्य और देख लेते हैं हम, विशेषताएं, क्योंकि विशेषताएं की पॉइंट में लिख लेते हैं, समझा कल देंगे।
आदिकाल की विशेषताएं। पहले नंबर पे है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना, ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। तीसरा है डिंगल पिंगल शैली। डिंगल पिंगल शैली। चौथा है आपका युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। पांचवा है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता। और इसके बाद में है अब छठा क्षेत्रीयता का प्रभाव। राजाओं का यशगान। अलंकारों का प्रयोग। छंदों का वर्णन। ये कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे है आदिकाल में, तो आदिकाल में राष्ट्रीय भावना ये नगण्य थी, क्योंकि क्षेत्रीय ही भावना थी, एक क्षेत्र विशेष में ही अधिकार राजाओं का रहता था। बात कर लेते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव इसीलिए था क्योंकि जो बहुत ज्यादा युद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं लड़े जा रहे थे, सिर्फ एक दूसरे से अपने क्षेत्र विशेष की रक्षा के लिए लड़े जा रहे थे। छोटे छोटे से राज्य थे, प्रांत थे, उन्हीं पर राजाओं का अपना अधिकार होता था। डिंगल पिंगल शैली का आदिकाल में बहुत ज्यादा मतलब प्रयोग किया गया है। और डिंगल जो है राजस्थानी प्लस राजस्थानी मिश्रित जो आपकी खड़ी बोली है, या अपभ्रंश मिश्रित जो खड़ी बोली है, डिंगल शैली है। और डिंगल में गद्य लिखा जाता है और पिंगल में काव्य लिखा जाता है, जो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। बात कर लेते हैं युद्धों का सजीव चित्रण। जैसा जो उनके जो दरबारी कवि होते थे वो उनका वर्णन करते थे। आदिकाल के बाद ये प्रवृत्ति हमें रीतिकाल में देखने को मिलती है थोड़ी थोड़ी सी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि बीसल देव रासों में या पृथ्वीराज रासों में जो उनके नायक जो कवि हैं वही उनके युद्धों का चित्रण कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं जो कवि दरबारी कवि होते थे वो राजाओं के साथ युद्ध में भी भाग लेते थे। श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता के रूप में आप देखेंगे कि नायक नायिका का वर्णन बहुत श्रृंगार परक इसमें देखने को मिला है, जैसे कि बीसल देव रासो श्रृंगार परक ही रचना है। इसके बाद में क्षेत्रीयता का प्रभाव, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र का ही प्रभाव एक रचना में रहा है, बहुत ज्यादा इधर उधर का प्रभाव उसमें नहीं आया है। राजाओं का यशगान, जो कवि थे, दरबारी कवि थे, चारण कवि थे, वो करते थे। अलंकारों का प्रयोग, अनेक अलंकारों का प्रयोग इसमें मिला है आदिकाल में। जैसे जैसे हम रचनाएं पढ़ेंगे विशेष उनमें देखेंगे। और छंदों में भी आला छंद, तोमर, दूहा, इस तरह के छंदों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियोस में। आदिकाल के संबंध में जो आलोचकों ने कथन कहे हैं उसके बाद में हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। शनि शनि हमें बढ़ना है, क्योंकि जब हम निरंतर ही चलते रहेंगे तो निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी। ये था। इसके बाद में हमने पहले बता दिया था कि जो हम मैराथन क्लास लेके आएंगे वो एमसीक्यू वाली, वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से रहेगी, व्हाइट बोर्ड पर नहीं रहेगी। और जो मैराथन क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास की रहेगी वो भी एक नोट्स के रूप में रहेगी, व्हाइट बोर्ड पर नहीं रहेगी, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो रहेगी। आप एक बार पुनः उसको देखने के बाद में पुरानी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो पहली प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कहानियां और उपन्यास।
उनमें से किसी एक को या प्रीवियस ईयर के जो नेट के सोल्व पेपर थे उनके आधार पर आप बता दीजिएगा कि आप ऐसी ही एमसीक्यू चाह रहे हैं या इस तरह की ही आप मैराथन क्लास चाह रहे हैं। तो जो भी हो आप प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। इसके साथ ही जो व्हाट्सएप लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो आपका यूट्यूब पेज है जो आपका डीएस एकेडमी का जो मेन पेज है उस पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप उससे डायरेक्ट लिंक हो जाइएगा। और जितना हो सके अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको पढ़ाने का हमारा जो मेथड है वो समझ में आ रहा है, कुछ चेंज करना है या जो भी है, आप कमेंट करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, सने शने पढ़ती रहिए, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियोस में। नमस्कार।